हेलो 10वीं क्लास के बच्चों, आज बेटा हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि कवि ऋतुराज के द्वारा लिखी हुई कविता है। और ऋतुराज जी जो थे, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि ये एक सामाजिक कमज़ोरियों को, सामाजिक परेशानियों को, सामाजिक कुरीतियों को अपने अंदर रखकर उन विडंबनाओं को समाज से दूर करने के ऊपर बहुत मार्मिक दृश्य प्रस्तुत करते थे। तो इसमें से आप जानते हो कि वहाँ उस समय जब ये 1940 के कवि थे ना, 1940 में जन्मे थे, तो 1945-1950 के आसपास जो भारत में स्त्रियों की, लड़कियों की जो उम्र थी शादी की, वो 14 से 15 साल की थी। 13 से लेकर 15 साल के बीच में उस समय बच्चियों की शादी हो जाती थी। तो उस गलत प्रथा को, उस बाल प्रथा को इन्होंने अपने अंदर से हटाया, समाज में से हटाने के लिए ये कविता लिखी। उस मार्मिक दृश्य को प्रस्तुत किया कि उस समय की बच्चियाँ कितनी मासूम और नाजुक होती थी, और फिर भी वो दूसरे घर में जाकर एडजस्ट करती थी, दूसरे घर में जाके रहती थी, वहाँ परेशान होती थी, और धीरे धीरे उसी परिवार का हिस्सा बनकर उसी समाज में उनके दूसरे परिवार में जाकर एडजस्ट होती थी, और माँ के लिए वो एक पूंजी के समान होती थी। तो इस तरह से इन्होंने एक माँ और बेटी के रिलेशन को शादी से लेकर शादी के बाद माँ जो शिक्षा देती है वहाँ तक इन्होंने इस कविता में बताया है। तो इसमें जो कविता है ये बहुत ही मार्मिक कविता है, दिल को छू जाने वाली कविता है। मार्मिक का मतलब तो जो अपने अंदर टच कर दे, जो आपको अंदर तक एक फीलिंग ला दे। तो इस प्रकार के ये कवि थे, और इनकी कविता का शीर्षक है कन्यादान। तो कन्यादान क्या है? कन्या होती है, बच्ची होती है, उसकी शादी जब की जाती है तो बच्चियों को दूसरे परिवार को देकर उसका एक तरह से, जैसे गौदान होता है, गऊ दे दी, अब वही पालन करेंगे, वही पोषण करेंगे, और वही उसका प्रयोग करेंगे गाय का। और भी कोई चीज़ हम दान दे देते हैं तो उसके वो दूसरे को मालिक बना देते हैं उसका। इसी प्रकार कन्यादान जो लड़की की शादी के बाद जो बच्ची को दूसरे या जो दुल्हन है उसको जब उसके पति के हाथ में सौंपते हैं माता पिता, तो उस रीति को कहा जाता है कन्यादान, कि उन्होंने अपनी पुत्री का दूसरे व्यक्ति को देकर कन्यादान कर दिया, मतलब अपनी बेटी दूसरे को सौंप दी कि अब आप इसके मालिक हैं। तो ऐसा ये 1950 के विचार थे। आज की लड़कियां अलग विचारों की हैं, आज के परिवार अलग विचारों के हैं। मैं 1950 में ऋतुराज जी द्वारा बताई हुई बात के बारे में वर्णन कर रही हूँ। तो उस समय ऐसा था, तो उसी को, उस प्रथा को ही कन्यादान कहा जाता था। तो यहाँ पर जब इसकी एक बच्ची है, आप ही की उम्र की होगी, जो आप बच्चे हो 10वीं क्लास के, आपकी उम्र 13 से 15 के बीच में होती है। तो ये 10वीं क्लास की बच्ची की जब शादी हो जाती है तो उस समय, अब तो आप पढ़ते हो, समझते हो, समाज को जानते हो, चार इधर की बात सुनते हो, उधर की बात सुनते हो। उस समय की जो बच्चियाँ थी वो तो पढ़ती भी नहीं थी, वो तो अज्ञानी भी थी। सिर्फ वो एक दूसरे को देखकर समझती थी, माँ को देखती थी, चाची ताई बुआ परिवार की और महिलाओं को देखकर समाज को समझती थी और अपनी शादी का अर्थ निकालती थी। तो इसी प्रकार ये यहाँ पर जो बच्ची की शादी होने वाली है, जो दुल्हन बनी है, उसकी माँ उसके लिए कितनी चिंतित है, कितनी उसके मन में परेशानी है, जो दर्द है वो उमड़ के इस कविता में सामने आता है। तो जो अब इस कविता को पढ़ेंगे हम, और एक माँ और बेटी के जो रिलेशन होता है उसको समझते हुए इस कविता में को मर्मिक टच देते हुए अपनी फीलिंग के साथ जुड़ना इसके साथ। अब जो लड़के हैं वो भी अपने आप को एक बच्ची समझना, जो लड़कियां हैं वो तो बच्चियां हैं ही, जो लड़के हैं वो भी अपने आप को एक लड़की की जगह रख के देखना, कि जब आपको ऐसा कहा जाए, लड़के को ऐसा कहा जाए कि जाओ दूसरे के घर में जाओ, उनके हिसाब से रहो, उनके साथ रहो, और भूल जाओ कि तुम्हारे कोई परिवार पहले भी था। इस तरह की जब बात एक लड़की को कही जाएगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? आपके अंदर भी ये फीलिंग इस कविता के दौरान आनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से समझोगे, अच्छे से इसको फील कर पाओगे। तो करते हैं बच्चों इसको। कितना प्रमाणिक, अपनी बुक निकाल के रखना बेटा, मेरी बुक से पढ़ना है, हेल्प लेना है, लेकिन अपनी बुक से जब आप उसको रीड करोगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, ज़्यादा अच्छा चैप्टर तैयार होगा। पहली लाइन है, कितना प्रमाणिक था उसका दुख। अब इसमें कितना प्रमाणिक था मतलब प्रमाण, यू गॉट दिस वर्ड, प्रमाण मतलब प्रूफ। इस बात को प्रूफ करने की ज़रूरत है कि उस माँ का दर्द कैसा होगा? नहीं है ज़रूरत। प्रमाणिक है मतलब ये बात सत्य है
कितना सत्य था उस माँ का दुख, लड़की को दान में देते वक्त अपनी बेटी को। गाय भैंस इधर उधर की चीज़ें दान देना अलग चीज़ होती है, लेकिन एक बेटी जिसको आपने पैदा किया है उसको दान में देना बहुत बड़ी बात होती है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब इसमें वो कह रही है कि मेरी तो सब कुछ, मेरा तो जो मैंने अब तक जीवन जिया है उसकी उसके इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी मेरे साथ से चली जाएगी ना, मेरे पास कुछ नहीं बचता है। तो मैंने जो अपना संस्कार, जो अपने अंदर की इच्छाएं थी वो इसको इसमें देखी हैं। अपनी बच्ची को जब बड़ा होते माँ देखती है तो उसमें देखती है कि मेरे साथ गलत हुआ मैं इसके साथ ना होने दूंगी, और जो मुझ में अच्छाइयाँ हैं वो सब इसमें डाल दूंगी। तो माँ जो है अपने आप को ये कहना चाहती है कि मैंने तो इस बच्ची को पाला है और यही मेरे पास तो एक पूंजी है जिसे मैं किसी और को दे रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास देने को भी कुछ नहीं है और मेरे पास इसके बाद कुछ बचेगा भी नहीं। ठीक है, इसके बाद हम ये लाइनें हमें समझ में आ गई, तो इससे हमें अगली लाइनें करते हैं। उसके बाद यहाँ देखो, लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब होता है समझदार नहीं थी, मैच्योर नहीं थी, वो परिस्थितियों को पहचानना समझना नहीं जानती थी। कम उम्र थी ना, मैंने बताया ना 13 साल की, 12 साल की, 14 साल की बच्चियों में अक्ल, या अक्ल नहीं कहेंगे, इनोसेंस होती है, मैच्योरिटी नहीं होती उनके अंदर, दुनिया के लिए समझदारी, और वो दुनियादारी वो जानती नहीं है। इस प्रकार का इसका अर्थ लीजिए कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अर्थात लड़की, बच्ची जो उसकी बेटी थी माँ की, जो दुल्हन बनी हुई है, वो अभी कम उम्र की थी और दुनियादारी से के लिए बहुत ही नासमझ थी। अभी इतनी भोली और सरल थी, मतलब वो अभी तो इनोसेंट बच्ची है, छोटी सी बच्ची, जिसको जिद करना आता है, जिसको लड़ना आता है, जिसको माँ के पीछे दौड़ना भागना खेलना आता है। वो बहुत ही भोली भाली थी और सिंपल सरल थी, ना उसके मन में कोई छल कपट था ना कुछ था। वो एक भोली भाली, एक मासूम सी सरल सी बच्ची थी कि उसे, और कितनी सरल और कितनी भोली थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, मतलब खुशी को तो वो समझती थी, खुश होना तो आता था, लेकिन उन खुशियों के पीछे जो तकलीफ आएगी उसे वो नहीं समझती थी। अर्थात वो अपनी शादी को लेकर तो खुश थी कि मेरी शादी होगी, पर कितनी खुश थी, बस इतना ही खुश थी कि उसे नए कपड़े मिलेंगे, नए गहने मिलेंगे, वो सजेगी संवरेगी और अपने अपने आप को जो मिठाइयाँ खाएगी। इतनी मासूम थी, इतनी सरल थी वो बच्ची, इतनी भोली थी वो बच्ची। तो उसे सुख का ये एहसास तो था कि मेरे को इतना कुछ मिलेगा शादी में, परंतु शादी के बाद मेरे साथ क्या होगा, मुझे क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ेंगी, क्या क्या तकलीफें मेरे सामने आएगी, मुझे कैसे बड़ा होना पड़ेगा, कैसे किसी के परिवार में जाके एडजस्ट करना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। वो उन परेशानियों से अनभिज्ञ थी, नादान थी, तो वो नहीं समझ रही थी। लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, मतलब उसे दुख के दुख को बताना, दुख ही हो जाए तो कैसे एक्सप्रेस करे, ये सब नहीं जानती थी वो। बाँचना मतलब अपना दुख शेयर करना, बांटना, किसी को बताना कि मैं दुखी हूँ इस बात से, कि मेरे को वहां मत भेजो, या मेरे को ये मत कहो, मुझे ऐसा मत दो। वो सब उसको बताना नहीं आता था, वो मन ही मन घुटने वाली थी। खुश होगी तो वो खुशी से हंसेगी, चिल्लाएगी, खेलेगी, दौड़ेगी, भागेगी, लेकिन जब दुखी होगी तब वो क्या करेगी, वो उसे अपना दुख किसी को कैसे बताना है ये उसे समझ ही नहीं थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका थी मतलब वो एक स्टूडेंट थी, वो एक बच्ची थी, वो एक सीख पाने वाली बच्ची थी, जो धुंधले प्रकाश की, जो उसमें जिसे थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं ना, धुंधला प्रकाश में हम कैसा पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत आधा अधूरा सा पढ़ पाते हैं, तो उसी प्रकार की थी। अर्थात वो एक इतनी छोटी उम्र की बच्ची थी कि उसे ज्ञान की उसमें बहुत ही कमी थी। वो अभी सीख ही रही थी अपनी मम्मी से, अपनी भाभी से, अपने भाई, अपने सहेलियों से, अपनी भाई भाभीियों से और अपने रिश्तेदारों से। तो अभी स्त्री को क्या क्या समस्याएं आती हैं वो ये सब सीख ही रही थी, कुछ तुकों की और कुछ लयबंद पंक्तियों की। कुछ तो तुकों की मतलब कुछ तो उसने गैस कर लिया कि ऐसा होता है, गहने मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं,
और दूसरे घर जाना होता है, वहाँ पति होता है, वहाँ सास ससुर होते हैं, वहाँ परिवार होता है। कुछ तो वो गैस कर रही थी और कुछ लयबंद पंक्तियों की और कुछ उसको सही बातें उसकी मम्मी ने, उसकी भाभी ने, उसके परिवार की बाकी महिलाओं ने उसे ज्ञान दिया था। तो उसने तो जीवन में ये सब देखा नहीं था, तो वो एक ऐसी ऐसी बच्ची थी, ऐसी एक शिक्षक, ऐसी एक छात्रा थी जिसको थोड़ा थोड़ा अंदाजा था, थोड़ा थोड़ा तुक था, उसके तुकबंदी थी, थोड़ा थोड़ा गैस था, थोड़ा थोड़ा उसने अंदाजा लगाया था और कुछ थोड़ा बहुत उसे ज्ञान था। बस इतना ही आधा अधूरा सा ज्ञान लेकर वो चली है दूसरे परिवार में। उसका उसकी माँ की तकलीफ है कि मेरी ऐसी छोटी सी बच्ची दूसरे परिवार में जा रही है। तो माँ उस समय उस बच्ची को अपने दिल से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से कुछ ज्ञान की बातें कहती है कि बेटा तुम वहां जा रही हो, जहां तुम जा रही हो, जब तुम्हारा कन्यादान हो गया है और तुम दुल्हन बनकर दूसरे परिवार में जब सम्मिलित होने जा रही हो, तो तुम्हें वहां पर कैसे रहना है, क्या करना है, वो अपना ज्ञान देती है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। मतलब माँ ने उसको समझाया, पानी में झांक कर मतलब जब पानी में हम चेहरा देखते हैं और कोई बूंद गिर जाए, चेहरा कैसा बिगड़ जाता है ना। तो इसका अर्थ जाता है इस प्रकार की अपने चेहरे की सुंदरता को किसी से कोई कहेगा कि तुम सुंदर हो, तो सुंदर नहीं हो, तुम जैसी हो वैसी हो, और सुंदरता तो क्षण भर की होती है। तो उस पर रीझना मत, उस पर प्रसन्न मत होना। ठीक है, इसका अर्थ समझ गए। अपने चेहरे पर मत रीझना मतलब झूठी तारीफ से, या अपने आप को कोई कह दे आपको कि आप बहुत सुंदर हो, तो उस बात पर अहंकार मत करना, उस बात पर बहुत ज्यादा अपने चेहरे को लेकर पॉजेसिव मत हो जाना, बहुत उससे प्रेम मत करने लगना। आग रोटियां, अब यहाँ बात क्लियर हो गई कि माँ इस बात में क्या संदेश दे रही है कि कोई आपकी झूठी तारीफ करके आपका फायदा ना उठाए। ठीक है, तो उसके बाद अगली लाइन में माँ क्या समझाती है, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। माँ ने इसमें ये कहा, जो अपने कवि हैं ऋतुराज जी, वो इनमें उस समय होने वाली बहू की दहेज के कारण जलाने वाली प्रथा को यहाँ पर इंगित करते हुए कहा है कि बेटी याद रखना कि अग्नि जो है वह रोटियां सेकने के लिए है। अपने आप को अग्नि में स्वाहा मत कर देना, जलने के लिए नहीं है, खुद को न जला लेना। एक तो यह अर्थ निकलता है कि दहेज के कारण जब लड़कियों को जलाया जाता था, तब माँ शिक्षा दे रही है। और यहाँ पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सब इसका अर्थ हो सकता है कि आग माने अग्नि, अग्नि माने तपिश, तपिश माने दुख और परेशानियां। रोटियां सेकने के लिए हैं अर्थात कुछ समय के लिए ही हैं, उसमें जलकर अपने आप को खत्म नहीं कर देना, उसके लिए तड़पना, परेशान होना, इतना मत अपने आप को परेशान कर देना कि आप अपने आप को ही, अपना ही अस्तित्व मिटा दो, अपने आप को ही खत्म कर लो उन परेशानियों को। अग्नि को यहाँ पर इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अपने आप को ना जला लेना उस परेशानी में। तो ठीक है बेटा, उसके बाद आते हैं वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जो वस्त्र हैं और आभूषण हैं, आभूषण गहने, वस्त्र कपड़े, शाब्दिक ब्रह्मों की तरह, ये शब्द है ब्रह्म पैदा करने वाले, कि स्त्री का शरीर जो है आभूषणों और वस्त्रों से ढका रहता है, और अर्थात बंधन, स्त्री का जीवन बंधनों में बंधा रहता है। जब किसी को हम वस्त्र पहनाते हैं, अपने शरीर को ढको, सिर पर चुन्नी करो, चेहरा ढको, घूंघट निकालो, और अपने गले में मंगलसूत्र पहन के रहो, अपने हाथों में कंगन पहन के रहो, तो ये सारे जो शब्द, ये जो हमारे स्त्रियों के लिए प्रयोग किए गए हैं, वो ये बंधन को दिखाते हैं कि आप एक स्त्री हो। याद रखो कि आप एक स्त्री हो, आपका चेहरा किसी को दिखना नहीं चाहिए, आपके हाथों में कंगन है, तलवार नहीं हो सकती। इस तरह की बातों से ये विरोध करते हैं कि वस्त्र और आभूषण जैसे शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये जो आभूषण और वस्त्र हैं, जो ढकना और ढकाना और आभूषण पहनाना है, ये स्त्री जीवन के लिए बंधन भी हैं।
कभी इनके मोह में पड़ जाओ तुम। वो अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देती है, इनके मोह में मत पड़ना, ये सिर्फ जीवन के बंधन है, और संभल के रहना बिटिया। वो हर बात की बात माँ कहती है, बिटिया संभल के रहना, बिटिया बंधनों के बावजूद बिटिया संभल के रहना। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पर दो बातें होंगी, एक में तो कहती है कि लड़की होना, फिर कहती है लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ऐसा कैसे कह रहे हैं कवि? इसमें कवि इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि लड़कियां नाजुक होती हैं, सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, और भी शारीरिक उनमें बहुत कमजोरी होती है, बनावट उनकी ऐसी होती है। तुम लड़की हो, लड़की ही रहना, अंदर से तुम अपने आप को एक लड़की वाले गुणों में रखना, अंदर से आप एक अच्छा हृदय रखना, परंतु बाहर से निडर और कायर कभी मत होना, निडर रहना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपने लिए समझना, अपने आप को समझना, अपनी आवश्यकताओं को कहना, बताना, समझना, समझाना, मतलब अपने ऊपर किसी को हावी मत होने देना, अपने अधिकारों के लिए किसी के सामने झुकना नहीं। लड़की हूं इसलिए सब कुछ स्वीकार करती हूँ, हाँ जी करती हूँ, दिस इज नॉट फेयर, ये बात गलत है। माँ समझाती है कि अपने अधिकार की बात करना और अंदर से समझदारी से लड़की बन के रहना, अपने जो आपके लड़कियों वाले गुण है उन्हें मत छोड़ना, परंतु सबके सामने झुकना भी लड़की का नहीं है। प्राय लड़की है तो क्या हुआ, उसके अंदर भी भावनाएं हैं, वो भी अपने आप को अधिकारों के लिए कह सकती है, अपनी बात रख सकती है, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकती है। तो ये सारी शिक्षाएं ऐसा माँ समझाती है अपनी बिटिया को कन्यादान करने से पहले। तो इस कविता को समझने के पश्चात हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। अगली कविता में कोई भी पंक्ति आपको नहीं समझ आ रही, जिसका आपको लगता है दूसरा भी अर्थ हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लीजिएगा, मैं अगली इसको कराने से पहले मैं वो कंप्लीट आपको क्लियर कर दूँगी। अब मिलते हैं अगली कविता में।